हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा यदि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आज की क्लास के अंदर हम पेपर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज हमने चलाई है, इस सीरीज के अंदर 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। जी हां, 2024 के अंदर रेलवे ने कुल 62 पेपर करवाए थे और उस 62 पेपर के अंदर साइंस के लगभग 1800 क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 62 पेपर है, इनके अंदर साइंस का जो वेटेज था वो बहुत ज्यादा था। आप खुद लास्ट में काउंट कर लेना, 1800 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, और जितने भी भाई लाइव हैं सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अर्जुन गोस्वामी, गुड इवनिंग भाई, सबको नमस्कार। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, मेरे डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक साइंस का बैच मिलेगा। ये कंप्लीट बैच है। जी हां, कंप्लीट साइंस है, जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 200 घंटे की क्लासें पढ़ सकते हो। दिन में 2 क्लास पढ़िए, 4 क्लास पढ़िए, 6 क्लास पढ़िए, वो आपकी ताकत है। मैंने इस बैच के अंदर 200 घंटे की साइंस रिकॉर्ड करके डाली हुई है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर है 299 के अंदर ये बैच आपको दिया जा रहा है। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं, ये 27/11/2024 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और ये जो पेपर है मेनली एएलपी का पेपर है। कोई सा भी हो पेपर, हर जगह साइंस पूछी जाती है और हमें तो साइंस पढ़नी है। चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें साइंस पर नजर रखनी है। चलिए पहला क्वेश्चन है, 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। यहां आर का मान कितना होगा? प्यारे विद्यार्थियों, एकदम सीधा क्वेश्चन है। अगर बहुत सी बार क्या है कि बच्चे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना योगेश भाई। यहां पर यह पूछा है, 2 प्रतिरोध है, R1 और R2, और इनका जो टोटल जो दे रखा है वो हमें दे रखा है। R1 का मान हमें ज्ञात करना है, R2 का मान आपको 5 ओम दे रखा है, तुल्य प्रतिरोध जो है वो 7 ओम है। तो आपको पहले प्रतिरोध का जो मान है 7 ओम में से 5 ओम घटा लीजिए, तो पहला जो प्रतिरोध होगा वो 2 ओम का होगा। दोस्तों, अरे भाई, ये तो मैंने करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 ओम टोटल है, 7 में से एक 5 का है, तो दूसरा 2 ओम का अपने आप ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करा देंगे, ग्रुप डी के भी पेपर करा देंगे। ग्रुप डी से पहले 2018 के 135 पेपर भी करा दो। जय हो भाई। करा देंगे, उनको भी करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद ग्राही की पहचान करने में मदद करती है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जीभ के अंदर, ध्यान से सुनना, अपनी ये जो जीभ होती है, इस जीभ पर लगभग 9000 टेस्ट बुड पाई जाती है। हमारी जीभ के ऊपर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और ये स्वाद कलिकाओं के अंदर ही, टेस्ट बुड स्वाद कलिकाओं के अंदर ही प्यारे विद्यार्थियों, आपको रसग्राही, मतलब एक तरह से जो हम चीजें खा रहे हैं ना, जो टेस्ट आ रहा है उसको रिसीव करने का काम जो करती है वो रसग्राही करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। एक बार वापस सुन लीजिए दोस्तों, हमारी जीभ के ऊपर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बुड पाई जाती है। आया हुआ नंबर है, याद कर लेना थोड़ा सा। दोस्तों,
इन स्वाद कलिकाओं से हमें अलग अलग स्वाद का पता लग रहा है। जीभ के अग्रभाग से मीठे की जानकारी मिलती है, पश्च भाग से कड़वे की जानकारी मिलती है दोस्तों, पार्श्व भाग से खट्टे की जानकारी मिलती है। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक हिस्सा और हम बना सकते हैं, ये वाला हिस्सा अग्र पार्श्व इसको कह सकते हैं। इससे आपको नमकीन का पता चलता है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की बात करता हूं तो मनुष्य के जो जीभ का जो मिडिल पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में टेस्ट बुड पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत होना, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड्स, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में अगर कोई काम करता है तो नहीं मेरे भाई, वो काम मेनली डीएनए करता है। प्रोटीन बनाने की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास में होती है। और जी हां, ये डीएनए सूचना को आरएनए को ट्रांसफर करता है। डीएनए जो है सूचना को ट्रांसफर करेगा आरएनए को। मेरा भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। जी हां, डीएनए शरीर में प्रोटीन बनाने की पूरी जानकारी रखता है। आरएनए क्या करता है, डीएनए से जो सूचना मिलती है उसको प्रोटीन निर्माण तक पहुंचाता है। आरएनए का काम है डीएनए से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको प्रोटीन निर्माण तक पहुंचाने का काम आरएनए करता है। भाई, ऑप्शन इसका डी है, सॉरी सी। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप डीएनए के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। पहले इसका पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, ध्यान से सुनिए, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताइए भाई। डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों डीएनए। ये कौन सी शर्करा है, तो ये मोनोसैकेराइड के अंदर पेंटोस शर्करा होती है प्यारे विद्यार्थियों। ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है, ये पेंटोस शर्करा इसे कहा जाता है। अगर हम डीएनए का काम बात करें, डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो डाई हेलेक्स होती है, द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर होती है इसकी। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो द्विकुंडलीय होती है, डाई हेलेक्स। और ये आपको पता होगा पक्का कि ये जो संरचना है ये दी थी वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने दी थी, क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने दी थी। कब दी थी दोस्तों? ये दो डाई हेलेक्स स्ट्रक्चर होती है, वाटसन और क्रिक ने दी थी। ये कब दी थी? तो ये दी थी 1953 में। कब दी थी? 53 में। और इसके लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। जितने भी भाई लाइव है, और अगर आप सच में ये क्लास को रेगुलर ले रहे हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो लाइक करना नहीं भूले, वो आपकी मर्जी है। बाकी का डीएनए के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए में जो शर्करा होती है उस शर्करा का नाम है राइबोस शर्करा। मेरे भाई, ये भी पेंटोस शर्करा होती है। जी हाँ, कार्बन की संख्या 5 होती है इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोस शर्करा। और आरएनए, आरएनए के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, आरएनए का जो मेन काम है वो है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है ये, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। जी हां, बिल्कुल भाग लेता है। इसके अलावा दोस्तों, डीएनए का जो काम है ना, मेन काम क्या है? डीएनए का जो मेन काम है वो है अपने जो माँ बाप के अंदर जो लक्षण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम जो है वो डीएनए का है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन अब आप खुद देखिए, एक पेपर से क्वेश्चन दूसरे पेपर में रिपीट हो रहा है।
भैया 299 में ही साइंस पढ़ा रहा हूं मैं तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो बैच है वो हम आपको 299 में ही दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट बैच लाइव। जी लाइव तो यार, लाइव में क्या है कि हमारी भी कॉस्ट आती है सर्वर की, है ना। देखिए, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो अमीबा होता है एक कोश के जीव है और ये अपना आकार लगातार बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ये सभी ऑप्शन सुने हो तो पुनर्जनन का मतलब है अगर उसके किसी खंड को काट दिया जाए तो उससे एक नया जीव वापस बन जाएगा। तो ऐसा पाया जाता है आपका प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लेटी हेलमिंथीज ग्रुप के अंदर आता है। प्लेटी हेलमिंथीज संघ में आता है प्लेनेरिया। हाँ, इनको हम चपटे कृमि भी बोलते हैं। चपटे कृमि कहते हैं इनको, चपटे कृमि कहते हैं। हाँ भाई प्रशांत भाई, सी प्लेनेरिया। ये प्लेटी हेलमिंथीज संघ में आता है प्लेनेरिया। इनको हम चपटे कृमि भी कहते हैं, चपटे कृमि जीव होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। एक बार पढ़ना भाई क्वेश्चन नंबर 6। ग्रुप डी का एग्जाम इस महीने में पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों, बाकी का रेलवे वालों को पता होगा, मेरा ऐसा अनुमान है, देखते होता क्या है कि रेलवे दोबारा से फॉर्म भरवाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है, बाकी का आप मेरे से ज्यादा अनुमान लगा सकते हो। रेलवे दोबारा से फॉर्म भरवाएगा, नंबर एक बात। नंबर दो, रेलवे ग्रुप डी के अंदर जगह बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा और इन जगहों को लगभग 70,000 के आसपास तक लेके जाएगा। और जहां तक मेरा अनुमान है, इसकी एग्जाम नवंबर दिसंबर 2000 या तो लास्ट में दिसंबर में जाके होगी। और आपको बता दूं, यदि इन्होंने फॉर्म दोबारा भरवाए तो अगस्त अगस्त ये फॉर्म भरवाएंगे। इसके बाद में अगस्त पूरा फॉर्म चलेगा अगस्त में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ये पूरा गैप भी दे सकते हैं। इस एग्जाम को ये 2026 में भी ले जा सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनके पास में। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जी हां, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब हमारी कोशिकाएं। ध्यान से सुनना दोस्तों, तो हमारी जो कोशिकाएं होती है उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोट दोनों में नहीं भैया, यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। प्रोकैरियोटिक उत्तर चुनिए। प्रोकैरियोटिक में, केवल यूकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, न तो यूकैरियोटिक में न प्रोकैरियोटिक में। ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा एग्जाम के अंदर। प्रोकैरियोटिक दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ये ऐसी कोशिका होती है जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अविकसित केंद्रक पाया जाता है। नंबर दो, इनमें मुख्य कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। मुख्य जो कोशिकांग होते हैं उनका इसमें अभाव होता है। अंतःप्रदपी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गई, जो मुख्य कोशिकांग होते हैं वो यहां पर नहीं पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मेनली केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये वाली जो है ना केंद्रक झिल्ली, ये यहां पर अनुपस्थित होती है। और यहां जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं होता है, उसको हम प्रोकैरियोन बोलते हैं, प्रोकैरियोन कहते हैं। अविकसित केंद्रक होता है। साथ में दोस्तों, यहां पर 70S प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो है जीवाणु नीलहरित शैवाल, जीवाणु नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा।
और माइकोप्लाज्मा जो है इसके उदाहरण है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब है जिनकी कोशिकाओं में मुख्य कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें ऐसे समझ लो कि केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक जीव है। लिख लेना, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आएगा। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना भाई साहब, एक बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लो भाई, अब देखो अच्छे से, ध्यान से सुनना, आराम से जवाब देना। दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच आपको सही कथन चुनना है, सही कथन का चयन करना है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का क्वेश्चन है। उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथककारी दूरी से स्वतंत्र होता है। नंबर एक, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथककारी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, सुन। कहते गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी लाइन, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो लाइनें ही सही होती है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन नंबर एक, सॉरी, सेकंड और थर्ड, ये दोनों सही है। सेकंड और थर्ड ही सही है, इसमें ए ऑप्शन का कोई रीजन यहां पे नहीं है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, ये दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी r या कहीं कहीं किताबों में d भी लिख दी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों वस्तुओं के जो गुणनफल होता है, दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया अच्छा कंसेप्ट है, कभी कभी दिमाग में से निकल जाता है, इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम दोनों समीकरण मिलाते हैं तो m1 और m2 ऊपर और r स्क्वायर नीचे। दोस्तों यहां से जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक g आता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये फॉर्मूला आपके जीवन में कभी ना कभी एक क्वेश्चन सही करवाएगा, ये न्यूमेरिकल भी करवाएगा ये फॉर्मूला। गुरुत्वाकर्षण बल ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, पहली वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और ये है उनके बीच की दूरी। मोस्ट लगा के रख लेना, ये क्वेश्चन कराएगा। इसके अलावा अगर यहां से मुझे भाई ये जी का मान निकालना है, तो अगर मुझे जी का मान निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा वज्रगुणा होके और नीचे चला जाएगा m1 और m2। दोस्तों आपको याद होगा जी का जो मान होता है वो होता है 6.67
इंटू 10⁻⁻11 और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम-2। हर एक लाइन क्वेश्चन है इसकी। ये मान किसने दिया है? तो ये मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया है दोस्तों। हेनरी कैवेंडिश ने ये मान दिया था दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये स्क्रीन पर जो मैंने बातें लिखी है ना, आज लिख लेना कि किसी ना किसी पेपर में यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये मैं आज लिख के दे रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा वो। ये है पूरे ब्रह्मांड में इसका मान फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी कैपिटल जी है ये भैया। कैपिटल जी अलग चीज है और स्मॉल जी अलग चीज है। स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और इसका मान पृथ्वी सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बड़ी जी अलग है, छोटी जी अलग है। इस जी का जो मान है ना, ऊंचाई के साथ कम ज्यादा होता है। इस जी का मान कम ज्यादा होता रहता है, इस जी का मान कम ज्यादा होता रहता है दोस्तों। हाँ भाई, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़ो एक बार अच्छे से, कौन सा कथन गलत है। अब एक बार फिर कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं इस चीज को मेरे भाई। बहुत सी बार क्या है, जैसे अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें चीजें अच्छी लग रही है, हम तुक्का भी मार रहे हैं, सही भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहे हैं। जिस दिन आप पेपर में बैठोगे उस दिन की कहानी कुछ अलग होती है, वहां का सिस्टम कुछ अलग होता है। इसलिए मैं आज फिर आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, जो क्वेश्चन 100% आए ना वो ही छेड़िए। एग्जाम पास करने की सबसे बड़ी दवा यही है, जो आ रहा है वो ही करूंगा, फालतू की छेड़छाड़ नहीं करूंगा। दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई तुक्का मारेंगे इस क्वेश्चन पे, मारो भाई तुक्का। देखो दोस्तों, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, ये तो सही है, सुना सुना सा है, ये लाइन तो सही है सर। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। बी, ठीक है रुकिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये सही है भैया। गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं ना, उन कणों के बीच की दूरी ज्यादा होती है। गैस, एक तो होते ठोस कण, ठोस पदार्थ के कण, एक है द्रव पदार्थ के कण, एक होते गैस के कण। प्यारे विद्यार्थियों, गैसीय अवस्था में कणों की जो गति है वो अनियमित होती है और अत्यधिक होती है। डी, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी सही है। एक बार सुनो इसको, इस दोनों देखो, बी और डी चेक करो, बी और एक डी को पढ़िए दोस्तों। देखिए, अस्पतालों के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन उस ऑक्सीजन को कंप्रेस करके, बहुत सारी ऑक्सीजन को कंप्रेस करके, कंप्रेस का मतलब है संपीड़ित करके भरा जाता है। कंप्रेस करके भरा जाता है, संपीड़ित करके भरा जाता है। तो ये लाइन तो सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस, संपीड़ित गैस का मतलब क्या होता है? संपीड़ित का मतलब है कंप्रेस किया जाता है, उसको कंप्रेस करके कम जगह में ज्यादा गैस भर दी जाती है। यह भी सही है, आपसे गलत पूछा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी। थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? मेरी साइंस की बुक मार्केट में है, अगर आप
जयपुर के आसपास के विद्यार्थी हैं तो जयपुर से इस किताब को मंगा सकते हो। पूरी किताब हाथ से लिखी है दोस्तों। टोटल ही जिन स्टूडेंट्स के पास में है वो आपको रिव्यू दे देंगे, बाकी का मैं आपसे दावा कर रहा हूं पूरी किताब हाथ से लिखी है। ये मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब है जयपुर में, और शायद जहां तक है राजस्थान के अंदर ये किताब आपको हर जगह मिल जाएगी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी बायोलॉजी की किताब है। लगभग दोनों किताबों में 700 से ज्यादा पेज है। एक बार आप जहां भी हो आप इसको देख सकते हो। यदि इसका कंटेंट, इसका मैटर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो आप इसको खरीद लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी विज्ञान लिखी है। और वो विज्ञान किताब के हाथ नहीं लगाना, अरे हमने लगा ली, हमने पढ़ ली जितनी पढ़नी है उतनी। दुनिया भर की किताबों में से छांट छांट के हर एक लाइन आपके सामने मैंने रख दी है। इसको लेने से पहले आप खूब देखो, खूब एनालिसिस करो। जब आपको लगे कि इसकी भाषा समझ में आ रही है, इसकी लाइन सही है, इसका मैटर अच्छा है, फिर आप इसको, बाकी का आप एप्लीकेशन से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर तुक्का मारेंगे आप में से बहुत सारे भाई। मारो तुक्का। ये क्वेश्चन ढंग से सुनना। देखिए, सह संयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? एक लाइक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को। एक होता है आयनिक बंध। अगर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है, सुनो मेरे भाइयों, अगर किसी को बुक का पीडीएफ देखना है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देना कि सर आपकी बुक का रिव्यू दिखा दो, मतलब अंदर से पेज दिखा दो, तो मैं बता दूंगा, भेज दूंगा आपको, कुछ 10-20 पेज भेज दूंगा, आप देख लेना। अब सुनो दोस्तों, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है, जैसे सोडियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और सोडियम प्लस बना रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन है? क्लोरीन है। माना कि क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, सुनो तो सही, यदि इलेक्ट्रॉनों की लेन देन से जो बंध बनता है, लेन देन से, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, अगर लेन देन से कोई बंध बनता है तो वो कहलाता है आयनिक बंध। आयनिक बंध प्यारे विद्यार्थियों, जैसे NaCl है, तो NaCl कैसे बना? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये चलता है Na+Cl-। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया NaCl। यहां इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है तो वो होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध। अब बात है यहां पर आयनिक नहीं, यहां पे बात हो रही है सह संयोजक बंध की। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध कैसे बनता है मेरे भाई? ऐसे बनेगा, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, मैं कह रहा हूं भाई दो इलेक्ट्रॉन मैं बीच में रख देता हूं, दूसरा वाला भी दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, बराबर। ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं ना भैया, 1 रुपया तू रख, 1 रुपया तू भी रख, 1 रुपया तू भी रख, 1 रुपया तू भी रख, बराबर रखिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो बंध होता है सह संयोजक बंध। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अगर आपसे बात करूं मेथेन में, मेथेन में क्या होता है, जैसे इस तरह से आपको मेथेन दिखाई देता है। यहां क्या होता है, एक जो डंडा होता है ना, एक डंडे का मतलब है यहां से दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। एक डंडे का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। एक जो डंडा है इसका मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। एक डंडे का मतलब है यहां दो इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। जैसे हाइड्रोजन के दो हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए। और अगर मैं कार्बन को देखूंगा तो कार्बन के पास में ये भी स्थायी हो गया। कार्बन के पास पूरे पे दोनों का हक होता है, इन पर दोनों का हक होता है, इन पर दोनों का हक होता है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस लाइन को आप बार बार सुनोगे। भैया अगर बुक आपको कहीं नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन मंगा दीजिए, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दीजिए, हम भेज देंगे यहां से आपको किताब। सुनिए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उस बंध को हम सह संयोजक बंध कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सह संयोजक बंध होते हैं, सह संयोजक जो बंध होते हैं, अणुओं के भीतर प्रबल सह संयोजक आबंध और प्रबल नहीं, अणुओं के भीतर प्रबल सह संयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल जो है वो दुर्बल होता है। ऑप्शन नंबर वी राइट जाएगा। 9वें नंबर का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। वी इज ए राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, सह संयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक, मतलब कम टेम्परेचर पे ही उबलना, क्वथनांक। तो दोस्तों जो सह संयोजक जो यौगिक होते हैं उनके अणुओं के भीतर प्रबल सह संयोजक आबंध होता है, लेकिन अंतर आणविक जो बल होता है उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, बंध जो होता है वो कमजोर होता है। और कमजोर बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है, कमजोर बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। ये क्वेश्चन इन्होंने उठाया है हमारी एनसीईआरटी के चौथे लेसन से। और आपको एक छोटा सा अभी मैंने मेरे टेलीग्राम पर ये पेज भेजा है। कक्षा 10वीं लेसन नंबर 4, कार्बन और कार्बन के यौगिक। पढ़िए एक बार, देखो। अरे कहां जा रहा है, इधर देख। दो परमाणुओं के बीच, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी किताब है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सह संयोजी बंध कहते हैं। सह संयोजी बंध वाले अणुओं में के भीतर प्रबल आबंध होता है, इनके बीच का जो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर आणविक बल कम होता है। अंतर आणविक बल कम होता है, इसलिए इनका जो क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होते हैं। भाई जो सह संयोजक जो यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनका अंतर आणविक बल कमजोर होता है। अंतर आणविक बल जो है कमजोर होता है। खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नहीं, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देसी भाषा में सीखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हार्ड नहीं है। 3 तारीख को ऑर्डर की थी, पहुंच जाएगी। बरसात हो रही है मेरे भाई, बरसात में बहुत सारे डाकिया क्या करते हैं, वहां पहुंच भी जाती है फिर भी नहीं पहुंचाते आपके घर तक। आपको स्टेटस दिखा दूंगा आपकी किताब कहां चल रही है, कल बता दूंगा कि आपकी किताब। मैंने अभी बिहार से बहुत सारे बच्चे पोस्टमैन रख के बैठे हैं किताबों को, पहुंचा नहीं रहे, सर बरसात हो रही है यहां पर। तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरी एक छोटी सी बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक होता है आयनिक बंध, उसके गुण है, आयनिक बंध के गुण धर्म है, उनको नोट कर लो, एनसीईआरटी में है 10वीं के अंदर। और एक है सह संयोजक बंध की, ये 4 लाइनें अपनी कॉपी में लिख लेना, छपेगी ये लाइनें। आज फिर कह रहा हूं, छपेगी ये लाइनें। ये रहा ना, अभी बता रहा था ना, जैसे मैथेन के, मैथेन है, मैथेन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है। अगर किसी की बुक नहीं पहुंची है तो आप मुझे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करिए, हम आपको ट्रैक आईडी देते हैं कि आपकी किताब कहां चल रही है। हम कोई फ्लिपकार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई अमेजन का यूज नहीं कर रहे, हम इंडियन पोस्ट के द्वारा आपकी किताबों को भिजवा रहे हैं। मेरे भाई गवर्नमेंट की साइट है, आप नंबर भेजो, हम आपको बताते हैं कि आपकी किताब कहां है। चलिए ध्यान रखना भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 सीधा क्वेश्चन है,
बिल्कुल समय खराब मत करिए। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण या निर्माण के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? प्यारे विद्यार्थियों, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको हम, पहली बात तो 5-6 क्वेश्चन सुनो। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? हमारे गले में। ठीक है। एच आकार की ग्रंथि होती है, बटरफ्लाई के जैसा इसका आकार होता है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है। यह है सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिसका वजन 20 से 25 ग्राम तक होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसे हम आयोडीन युक्त हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर, ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी विलयन का एक उदाहरण है? भैया ये एनसीईआरटी क्लास 9, क्लास 9 का लेसन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ना। तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन, कोलाइड विलयन। क्या कह रहा हूं? एनसीईआरटी कक्षा 9 लेसन नंबर 2 अच्छे से पढ़ना। देखिए, बिस्मांगी विलयन का मतलब है एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के जो कण होते हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे दो शब्द होते हैं यहां पर, एक है विलेय, एक है विलायक। दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। विलेय जो होता है इसकी मात्रा कम होती है, विलायक जो होता है इसकी मात्रा ज्यादा रहती है और विलयन बन जाता है। विलयन दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है समांगी और एक होता है बिस्मांगी। अगर कोई चीज अच्छे से घुल गई, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए सुनिए, पानी में नींबू का 2 बूंद नींबू के रस की डाल दी, तो नींबू का जो रस है पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गया, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग आपको डिवाइडेशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर देखो, सेम कहानी, टिंचर आयोडीन, आपको चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। शराब में पानी डाल दोगे तो वो आपका विलयन एक जैसा ही हो जाएगा, नींबू पानी एक जैसा हो जाएगा। तेल और पानी में तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, सबको पता लग गया ये बिस्मांगी विलयन है। क्वेश्चन नंबर 12, सीधा एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 2 से उठाया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के लेसन नंबर 2 से लिया है। दोस्तों, करना क्या है? जिप्सम की बात हो रही है। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु, जब हम इसको, ध्यान रखना, 373 केल्विन बोल दो या 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो, आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम कॉपर, कैल्शियम सल्फेट, हाँ, जब हम कैल्शियम सल्फेट के 2 जल के अणुओं के साथ, जब हम इसको इतने डिग्री पे गर्म करेंगे, भैया तापमान फिक्स है, याद रखना याद रखना याद रखना, तब बनेगा अपना कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट आधा जल का अणु और साथ में 1.5 जल के अणु। दोस्तों, ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हां, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु यहां पे बनेगा।
नहीं 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 नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। सी इज ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट किया है एग्जाम में, जितने भी पेपर उठाओगे आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। ये है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, फिर कह रहा हूं, तापमान फिक्स है, भूल मत जाना। जब जिप्सम को 373 केल्विन बोल दो या 100 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए, जब हम इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, पीओपी बन जाता है। वाह भाई वाह। नींबू पानी में से नींबू के पार्टिकल्स आपको अलग दिखते हैं, तो छांट के दिखा देना किसी दिन मेरे को। नींबू पानी मैं आपको दूंगा, आप में से मुझे एक बार उसमें से नींबू को अलग करके दिखा देना, भैया ये नींबू का कण है। क्या बात कर रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान। ये क्वेश्चन भी तरह तरह से पूछा जाता है। जैसे सुनिए, यहां पर H हाइड्रोजन का वजन, हाइड्रोजन का वजन है 1, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वजन है 14। ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा टोटल। तो कुल वजन देख लो, 48 और 12, 60, 62, 63 यूनिफाइड। भैया ये यू का मतलब भी ध्यान रखना। यू यू केमिस्ट्री में द्रव्यमान को मापने के लिए यूनिफाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान जो है वो 63 यूनिफाइड होगा। 63 भैया, 63। किसी का भी पूछेगा, जैसे चलो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं जल का, सामान्य जल, चलो बताओ, सामान्य जल का आणविक द्रव्यमान, सामान्य जल के एक अणु का, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक अणु का आणविक द्रव्यमान बताओ, आणविक द्रव्यमान बताओ। एक क्वेश्चन है, भारी जल के एक अणु का आणविक द्रव्यमान बताओ। हिंदी में ही लिख के देगा, वो सूत्र लिख के क्यों दूं। अगला, अमोनिया के एक अणु का आणविक द्रव्यमान बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का आणविक द्रव्यमान बताइए। भैया आणविक द्रव्यमान पूछ रहा हूं, मतलब आप पे एक सीधी सी कहानी अपने दिमाग में सेट कर लेना। जब अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मेरे YouTube चैनल पर भी करा रखे हैं, 50 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, जीवन में काम में आएंगे। 20-30 तक तत्वों के नाम और उनकी द्रव्यमान संख्या, कहीं भी अड़क जाओगे मैं आपसे फिर कह रहा हूं। अनुराग भाई बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात, भले ही आवर्त सारणी हटा दी है, लेकिन कोई ये कह दे कि मैं द्रव्यमान याद नहीं करूं, हो नहीं सकता। तो मेरा भाई तत्वों का परमाणु क्रमांक, कुछ बच्चे जो मेरी लाइव क्लास ले रहे होंगे, चल रहा है मेरा टॉपिक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको फंसने के चांस आ जाएंगे। फिर है ना, जो सामान्य जल की बात कर रहा हूं, H2O। दोस्तों यहां हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना, 1। वजन लिखना, वजन काम में लेना है, वजन काम में लेना है, वजन काम में लेना है। टोटल वजन 18 यूनिफाइड। जल के एक अणु का वजन 18 यूनिफाइड। बाहरी जल, बाहरी जल का फॉर्मूला होता है D2O। डी मतलब ड्यूटेरियम 1s2।
दो बार लिखना है, 1:2। एक ऑक्सीजन 16, 16 और 4 20। भारी जल के एक अणु का कुल वजन 20 यूनिफाइड होता है। अगला, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का वजन होता है 14। हाइड्रोजन कितने? 3। हाइड्रोजन के एक का वजन एक, एक का वजन एक, एक का वजन एक। टोटल वजन हो गया 17 यूनिफाइड। अमोनिया का वजन है 17 यूनिफाइड। 17 यूनिफाइड वजन हो गया अमोनिया का। CO2 की बात कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वजन देखना है। कार्बन का वजन है 12। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहां दो है। 16 दूना 32 और 12 44। भैया किसी का भी पूछ सकता है ये, किसी का भी पूछ सकता है ये। आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होती है? दोस्तों, यहां पर यह कहा गया है कि कौन सी धातु है दो HCl के साथ क्रिया करेगी, मतलब ज्यादा क्रियाशीलता रखती है। तो दोस्तों, यहां पर जो यहां से जो उठाया इन्होंने वो है मैग्नीशियम। समझो क्यों। मैग्नीशियम की क्रिया HCl के साथ कराएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। संतुलित करने के लिए यहां दो लगा देंगे, यहां भी दो लगा देंगे। नहीं, यहां जरूरत नहीं है दो लगाने की। हाइड्रोजन दो हो गए, क्लोरीन दो हो गई, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, एक्चुअली आपने क्रियाशीलता का एक क्रम देखा होगा। सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe है, लेड है, कॉपर है। दोस्तों, आपने धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखा होगा। यहां पर आपको पोटेशियम नहीं है, सोडियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो ये क्रियाशील वाली धातु यहां पर मैग्नीशियम नजर आ रही है मुझे। धातुओं की क्रियाशीलता, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा मेरा भाई, ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कौन सी धातु है जो अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करेगी? तो धातुओं का एक क्रम होता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील वाली धातु, ऊपर वाली जो धातु है ना, ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है ये। क्वेश्चन नंबर 15 सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है ये 2 मीटर हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 2 मीटर। तो आपसे पूछा, ये है पोल, ये है पोल। तो पोल से ध्रुव, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है। अरे भाई, फोकस दूरी 1 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 2 मीटर हो जाएगी। सीधा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना। अरे भाई साहब, फोकस दूरी दे रखी है, अरे ये दे रखी है, आदि मत करो यार। ये वाली दूरी दे रखी है, फोकस दूरी 1 दे रखी है, ये वाली दूरी दे रखी है, तो ये डबल कर दो इसकी। ये पूछ रहा है यहां, ये वाली पूछ रहा पूरी, तो ये यहां से यहां तक 2 हो जाएगी। नहीं, ये तो दे रखी है 1 मीटर, तो ये डबल हो जाएगी, 2 मीटर। 16 नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, प्यारे विद्यार्थियों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुनिए, सुनो, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट में डाल के रखना, फंसेगा किसी ना किसी पेपर के अंदर। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, भाई जैसे कुत्ते का अपना एक इलाका होता है, कुत्ते का
कुत्ते का अपना एक इलाका होता है, वो उसी के अंदर भौंकता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता। ऐसे ही चुंबक का अपना एक इलाका होता है, उसमें उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव मौजूद होते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये अदिश राशि नहीं है मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। पहली बात, आपसे सही कथन पूछ रहा है, सही छांटो। पहला कथन तो गलत है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, पहला कथन गलत है। ये केवल चुंबक के बाहर स्थित होती है, नहीं। चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर भी होता है, भीतर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी होता है, भीतर भी होता है। भैया चुंबकीय क्षेत्र अंदर भले ही कम होता है, लेकिन होता है। ये कथन भी गलत हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर, जी हां, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक सूचक द्वारा बिल्कुल मापी जा सकती है मेरे भाई। किसी भी बिंदु पर, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन नापने कंपास लगा दो, सही है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सटीक है। यह सदैव सीधी रेखा में थोड़ी चलता है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से, इस तरह से पूरा एक चक्र बनाता है, लूप बनता है इसका, तो सीधा थोड़ी चलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद यह भी ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग शून्य होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सीधा क्वेश्चन है। जितने भी भाई लाइव है सभी दोस्त क्लास को शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो। भैया मेरा काम है आपके साथ रेगुलर मेहनत करना। आप आते हो नहीं आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फिक्स कर रखा है कि हमें ये 2024 के 62 पेपर कराने हैं, जिसमें एनसीईआरटी के 1800 क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के। हमारा लक्ष्य है उन 1800 क्वेश्चन को आपको कराना। लाइव का जो समय है शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी क्लास चलती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव का एक अलग ही आनंद है। कोशिश करिए अपना टाइम फिक्स करो यार। हम नहीं आते क्या? हम 8 बजे आते हैं, रोज आ रहे पढ़ाने के लिए, भरपूर पढ़ा रहे। आप भी को नौकरी आपको लगनी है यार, समय फिक्स कर लीजिए, अभी भी समय है। 6 महीने का समय दे दो अपने आप को, फिर मत कहना। यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम वजन को उठा रहा है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, कार्य ज्ञात करो। ओ भाई ध्यान से सुन, कार्य का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, कार्य बल इंटू विस्थापन, या ऐसे लिख लो, कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा। ये एकदम सटीक है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर उठाया जाता है, फॉर्मूला यूज करिए W बराबर mgh। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर उठाते हैं तो किया गया कार्य W बराबर mgh। W बराबर m, द्रव्यमान दे रखा है 1 किलोग्राम, जी का मान वैसे 9.8 होता है लेकिन यहां 10 दे रखा है, हाइट दे रखी है 2.5 मीटर, किया गया कार्य 25 जूल होगा, किया गया कार्य 25 जूल होगा, किया गया कार्य 25 जूल होगा दोस्तों। भैया मेरा जो लाइव बैच है वो शाम को 6 से 7 चलता है। जी हाँ, चाहो तो आप वहां पे डेमो क्लास ले लीजिए, अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, है ना। बाकी का लाइव क्लास एप्लीकेशन पे शाम को 6 से 7 चलता है, जहां पर हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। आप उस बैच पे जाके डेमो चेक लीजिए एक बार, कहां चल रहा है। नीचे देखो एक नाम आ रहा है, डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन, मोबाइल में देखो तो सही यार। चलिए एक और सीधा क्वेश्चन आ रहा है, गलती मत करना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? बताओ भाई इसका क्वेश्चन।
अनुराग भाई, आपका यदि टेक्नीशियन में हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और लगे रहो। दोस्तों, कोई पिंड है, सुनिए मेरे भाई, यहां से शुरू हुआ है और ये कहीं भी चल रहा है, कहीं भी चल के, कहीं भी चल के, कहीं भी चल के, और ये यहां आके रुक गया। तो इस पूरे पथ की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है दोस्त। दूरी जो है एक सदिश राशि, सॉरी, दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी जो है एक अदिश राशि है दोस्तों। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर ही होता है। दोस्तों, दूरी जो है ना हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिए, अगर आपने एक भी कदम बढ़ा दिया, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। प्यारे विद्यार्थियों, दूरी के बाद में विस्थापन। विस्थापन मतलब एक सदिश राशि होती है। विस्थापन का मात्रक जो है वो भी मीटर ही होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या है दोस्तों? आपने जरूर से इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को, सीधी दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग, वेग जो है ना बस वही है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चार शब्द है, परिभाषा याद करना काम की चीज है। विक्की कुमार जी, ये जो साइंस हम करा रहे हैं ना, पूरा एनसीईआरटी है, सच बता रहा हूं आपको, पूरा एसएससी में भर भर के काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चलो इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया का उत्पाद बनेगा? दोस्तों, MnO2 की क्रिया 4HCl के साथ कराई जा रही है, संतुलित करके क्रिया दे रहा है। उत्पाद क्या बनेगा? इसको बोलते हैं अभिकारक। इस आगे वाले हिस्से को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या बनेगा? तो देखो दोस्तों, उत्पाद भले ही आप जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहां से मैग्नीज उठेगा, यहां से क्लोरीन उठेगी, तो उत्पाद के रूप में MnCl2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये गया, Mn गया, Cl गया, अब हमारे पास में ये चीज बच गई। तो यहां से दोस्तों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, सॉरी जल तो बनेगा, जल भी बनेगा, जल भी बनेगा, और यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ये इसका उत्पाद बनेगा। थोड़ा सा ये अभिक्रिया जो है आपको सीखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, साथ में बनेगा जल। दोस्तों, ये इसकी आंसर की है। कुछ भाई कल ऐसे करे सर आंसर की में कुछ गलती है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आंसर की में गलती हो सकती है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं उस पर ज्यादा विश्वास करना। दोस्तों, ये था पेपर नंबर 7। तो जो भी स्टूडेंट लेट जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए। दोस्तों, मैं आपको 2024 में जो 62 पेपर हुए, रेलवे टीसीएस के सबसे लेटेस्ट पेपर है 2024 वाले। नवंबर दिसंबर 2024 के अंदर रेलवे ने कुल 62 पेपर करवाए थे, जिसमें लोको पायलट की परीक्षा थी, टेक्नीशियन की परीक्षा है, आरआरबी जेई है, आरपीएफ है। इनके 62 पेपर है। इन 62 पेपरों के अंदर साइंस के 1800 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 1800 क्वेश्चन जितनी भी आगे परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो मैं पूरे 62 पेपर आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं। पेपर नंबर 7 हो चुका है। मेरा जो समय है वो है शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं क्लास करता हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप समय पे क्लास ले और इन 1800 क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के देखना, आपको पता लग जाएगा कि विज्ञान कहां से आती है दोस्तों। बाकी का ये मेरा बैच है। अगर कोई नया बच्चा है, साइंस पढ़िए मात्र 299 के अंदर, और अगर साइंस नहीं समझ में आए तो आपका पैसा रिफंड की भी मेरी गारंटी है। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पढ़ के देख लीजिए,
आपको विज्ञान नहीं समझ में आती है तो उसकी गारंटी मेरी है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।